बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। सारा दिन बहुत ज़्यादा अपडेट्स आती रहीं जिसमें कई तोते थे, वो बोले भी, कई ऐसे तोते हैं जिनकी उनकी भी जान किसी और के पास है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड बड़े अहम रिमार्क्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि मेरे समेत आप तमाम लोगों ने या अक्सरियत ने ये बात ज़रूर सोची होगी कि कभी ज़िंदगी में किसी बड़े ओहदे पर बैठने वाला, अपनी उंगलियों पर पूरी कैबिनेट और तमाम सियासतदानों को नचाने वाला, अपनी उंगलियों की पोरों के ऊपर गवर्नमेंट को हिलाने वाला शख्स इतना डरपोक कैसे हो सकता है। तो ये साबित हुआ। आज़म खान जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, अचानक से 15 जून की गुमशुदगी के बाद अचानक से आज वो मंजर आम पर नहीं आए, मगर उनका जो बयान था 164 के तहत उन्होंने रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट के पास, वो मंजर आम पर आ गया है। मज़ेदार बात यह है कि आज़म खान अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, मगर जो रिकॉर्ड कराया गया उनका बयान था वो सामने आ गया। पहले तो एक बात याद रखें, अगर तो पुलिस के सामने 164 का बयान होता है तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती, कानूनी हैसियत नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती उसकी। मगर अगर आपने मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान रिकॉर्ड कराया है तो फिर उसकी लीगल इंपॉर्टेंस होती है, कानूनी अहमियत होती है और उस बयान में एक वज़न होता है। अब जो 164 का बयान है उसमें आज़म खान ने क्या रिकॉर्ड कराया, इसे जो सादा ज़ुबान में मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो सादा ज़ुबान में इस किस्म के जो एतराफ़ी बयानात होते हैं या मामलात होते हैं उसको वादा मुआफ़ गवाह की कैटेगरी में रखा जाता है। ये पहले ही मैं अपने काफ़ी दिन पहले भी एक जो वीलॉग किया जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और कुछ वादा मुआफ़ गवाहों के बारे में बात की, तो उसमें मैंने ख़ास तौर पे मेंशन किया था कि आज़म खान जो है वो किसी भी वक्त नमूदार हो सकते हैं एक वादा मुआफ़ गवाह की हैसियत से। और इसके अलावा उस्मान बुज़दार भी, याद रखिए, उस्मान बुज़दार भी किसी भी लम्हे उनका भी बयान रिकॉर्ड किया हुआ सामने आ सकता है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या उनकी जब गवर्नमेंट थी तो उसके बारे में क्या बातें की थी। एनीहो, आज़म खान ने जो बयान दिया है मुबैना तौर पे मैं कहूँगी, क्योंकि अभी ये मुसद्दिका नहीं है, ये गैर मुसद्दिका है। याद रहे, ये गैर मुसद्दिका बयान है। इसकी तस्दीक तब होगी जब खुद आज़म खान मंजर आम पर आएंगे। एक शख्स जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, बताया गया कि वो शख्स गुमशुदा है, उसे गुमशुदा ही तस्वुर किया जा रहा है। 15 से 16 जून के दरमियान वो आदमी गुमशुदा हुआ, लापता हुआ और अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया, उसके बारे में किसी को नहीं पता। मगर जो बयान आया आज़म खान का, उसमें उन्होंने मशहूर ज़माना साइफ़र जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक जलसे के अंदर हाथ में पकड़ के लहराया था, हमें वो कागज़ का एक टुकड़ा याद है और उस कागज़ के टुकड़े से असल कहानी शुरू हुई थी। जो साइफ़र के हवाले से आज़म खान ने बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि जी तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुबैना तौर पे एक साजिश थी कि साइफ़र को जो है वो तोड़ मोड़ के अवाम के सामने पेश किया जाए। अच्छा, उसमें एक बड़ा मज़ेदार बयान के अंदर एक जुमला उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जी जब मैंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से साइफ़र वापस मांगा तो वो तलाश करते रहे, फिर उन्होंने कहा वो गुम गया और वो गुमा हुआ साइफ़र आज तक नहीं मिल सका। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और आप लोगों को भी याद होगा, जब वो आदमी प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आया था तो हाथ में एक डायरी थी। डायरी भी यकीनी तौर पे छानबूझ के ऐसे करके देखा होगा, उसको भी खोल के उसके अंदर कोई साइफ़र तो नहीं छुपा हुआ। एनीहो, वो आदमी एक तस्वीर अपनी डायरी के साथ वापस आ गया था। फिर कहा गया जी साइफ़र अभी तक नहीं मिला तो मट्टी डाल दें। साइफ़र सिर्फ एक कॉपी नहीं होती जो उस वक्त के वज़ीर आज़म के पास होती है, बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर भी इसकी एक कॉपी मौजूद होती है। फिर कहा गया कि जी साइफ़र झूठ था, साइफ़र अवाम को गुमराह करने के लिए, तोड़ मोड़ के अवाम के बयानी को तब्दील करने के लिए जो है ये कहानी रचाएगी कि जी अमेरिका ने इसके ख़िलाफ़ साजिश की है। कुछ सवालात आप लोगों के सामने रखूँगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये, उसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ ने रिएक्ट किया है, जो रद्द अमल आया है तहरीक इंसाफ का, उसमें उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर बात की है कि एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, मुबैना तौर पे उस आदमी के साथ, आज़म खान के साथ इस 164 के बयान को जोड़ा जा रहा है। जब तक वो आदमी खुद नहीं आता, तस्दीक नहीं करते, हम इसको दुरुस्त तस्वर नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये है, उन्होंने जो ये बात की, उन्होंने कहा कि जी गैर मुसद्दका बयान है जिसको मौजूदा गवर्नमेंट
अपने लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये दुरुस्त भी है, आज़म खान ने जो बयान दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये उन्होंने ख़ुद जाके रिकॉर्ड कराया और अभी फिर दोबारा से वो कहीं जाके छुप गए हैं। इसको अगर तस्दीक हो भी जाती है तो इसमें कई सवालात हैं जो आज़म खान के किरदार के हवाले से या उनकी जॉब के हवाले से भी उठते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था, आज सबको रियासत याद आ रही है, आज सबको पाकिस्तान याद आ रहा है कि जी पाकिस्तान को इस एक आदमी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, तो तब सबके ज़मीर क्यों सोए हुए थे? तब तो आप सब लोग जो थे वो इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे थे, अपने उहदों को, अपने इख्तियारात को इंजॉय कर रहे थे। तब रियासत की फ़िक्र क्यों नहीं थी किसी को? आज तो सारे के सारे गंगा नहा कर आ गए। आज़म खान भी नहाए गंगा, इससे पहले भी कई नहा कर आ गए। मुमकिन आने वाले चंद रोज़ के अंदर और भी बहुत सारे जो गंगा नहा कर आएंगे। ये गंगा जो नहाई गई है, इससे पहले जितने भी काम हुए, आप उसमें शरीके जुर्म नहीं थे क्या आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते? अगर 164 का बयान ही गंगा नहाना है तो फिर ना जाने कौन कौन नहाएगा? क्या सबको माफ़ी तलाफ़ी होगी? क्या आपसे बाज़पुर्स नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं पूछा जाना चाहिए? रियासत के खिलाफ जब साजिश कर रहा था तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, तो आप लोग क्यों इसको एंजॉय कर रहे थे? तब तो सब जो थे अपने अपने इख्तियारात को लेके बड़े मज़े में थे, होश में तो थे आप लोग। तो फिर रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश क्यों होने दी गई? हमें याद रखना चाहिए, सबसे पहले वतन होता है, उसके बाद कोई और आपके ताल्लुकात और मोहब्बतें और वफ़ाएं होती हैं। इस वतन के साथ मोहब्बत, इसकी हिफाजत का एक हल्फ उठाकर आप तमाम लोग आते हैं। अगर वो शख्स साजिश कर रहा था तो आपने क्यों साथ दिया उसका? क्या आज़म खान से ये नहीं पूछा जाना चाहिए? पूछा जाना चाहिए ये कि रियासत के अंदर जब ये सब साजिश बुनी जा रही थी, तब आप लोगों के होंठ क्यों सिले हुए थे? जुबानें क्यों गुंग थी आप लोगों की? तब आप लोग क्यों खामोश थे? फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जब उस आदमी के खिलाफ केसेस में तेजी आ गई, आप सारे के सारे दुम दबा के भाग गए, छुप गए? कोई किसी के घर में छुप गया, कोई किसी और कोने में जाके छुप गया। हिम्मत थी तो सामने आते, या उसको फेस करते या इतराफ करते। सारी चार्जशीट उस आदमी के नाम पे बना दी है, तो अपना गिरेबान कौन झांकेगा? अवाम तो झांकेगी। हर बात करने वाला जीशा और आम आदमी तो झांकेगा कि आप लोगों ने रियासत के खिलाफ साजिश में उस एक आदमी का साथ क्यों दिया? अगर वो साजिशी है तो रोज केसेस भुगतने, पेशियां भुगतने क्यों जाता है? अगर वो साजिशी है तो वो सामने क्यों है? आप लोग अगर मासूम थे तो छुपे हुए क्यों हो? जो शख्स छुपा हुआ है वो क्यों छुपा हुआ है? जो मासूम है बाहर निकले ना, मासूम बाहर निकले। अगर वो एक आदमी करप्ट था, रियासत के खिलाफ था, छुपना तो उसे चाहिए, भागना तो उसे चाहिए। पाँव में जूते पहने बगैर तो आप सब लोग भाग गए, मुंह छुपा के तो आप सब लोग भाग गए, अभी तक छुपे हुए बैठे हैं, ना जाने कहाँ से बयान रिकॉर्ड करवा के भेज रहे हैं। तो आके फेस करें। रियासत के खिलाफ हम लोग की जिम्मेदारी अगर उस शख्स पर डाली जाएगी तो उस वक्त जो भी इक़्तिदार को इंजॉय कर रहा था सबके ऊपर डाली जानी चाहिए। फिर हमें याद रखना चाहिए कि जब ये साइफर का मामला हुआ था, ये तो वक्त बताएगा झूठा था सच्चा था। ये साइफर का जब भी इशू हुआ था, नेशनल कौंसिल जो थी उसका इजलास हुआ था, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, और उस इजलास के अंदर सिविल और अस्करी क़यादत दोनों ही मौजूद थी, और जिसके अंदर बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया था और बताया गया था कि ये साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और डिमॉर्च किया गया था। ये सबको याद है। अगर साइफर झूठा है तो चीज़ें सामने आनी चाहिए। जैसे जैसे असेंबली तहलील होने का वक्त करीब आ रहा है, केयरटेकर सेटअप बनने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे तहरीक इंसाफ उसके चेयरमैन के अगेंस्ट जो है कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। कल, परसों, तरसों, ये तीनों दिन उठा के आप देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि इन तीनों दिनों में बड़ी बड़ी हैपनिंग्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई हैं। आज एक नई हैपनिंग ये हो गई कि जी आज़म खान का 164 के तहत एक बयान आ गया जिसमें सारा उन्होंने बताया कि एक साजिश थी जो इस आदमी ने बुनी, और ये था। हुकूमत तो आप चलाते थे, आज़म खान गवर्नमेंट चलाते थे, सबको पता है। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कहाँ गवर्नमेंट चलाता था?
आप उनको फीड करते थे, आप बताते थे ऐसा होगा वैसा होगा। आप ही के ऊपर परवेज खटक ने भी इल्जाम लगाया है कि गवर्नमेंट तो एक आदमी चलाता था, उसका नाम आजम खान था। आज आजम खान गंगा नहा कर आ गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अजीब लाकानूनियत है इस मुल्क के अंदर, कोई बात करता है तो होंठ सिए जा रहे हैं। अजीब अजीब माहौल बना दिया गया इस मुल्क के अंदर। दूसरी तरफ अभी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी बातचीत की है, अता तारड़ साहब ने भी बात की है। वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जी साइफर के मामले पर जो है लाजमी तौर पे सज़ा होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो सारा मामला है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अगर ज़ुमरे में आता है तो वो तो आदमी केस को फेस करने के लिए वैसे ही तैयार है। इन्हीं मामलात के ऊपर दो चीज़ें आज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हकीकत की तरफ लेकर जाती हैं। पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है सिविलियंस का, उसके हवाले से जो प्रोसीडिंग हुई उसमें उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो मैं आपके सामने ज़रा पढ़ के रख देती हूँ ताकि आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो सके कि इन अल्फाज के अंदर छुपा हुआ मतलब क्या है। चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब ने कहा, जी नहीं याद पड़ता मुझे कि ऐसे हमले कभी पहले फौजी तनसीबात पर हुए हों। यकीनी तौर पे ये जो हमले हुए 9 मई को ये संगीन नौइयत के थे, मगर ये भी उन्होंने कहा, वो लिखते हैं कि गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं। मोहर सब्त हो गई कि पीटीआई चेयरमैन मिलिट्री कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, ट्रायल को फेस करना चाहता है। मगर उमर अता बंदियाल साहब ने बड़ा जोर दे के ये जुमला कहा, उन्होंने कहा लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। यानी कि सवालात हैं, अभी भी जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा उसके ऊपर सवालात हैं कि क्या 100% इंसाफ होगा, मुनसिफाना अमल होगा ये एहतसाब का, ये सज़ा का। इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिए। फिर दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी एक्ट को लगाने की कोशिश तो की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट एक मखसूस क्लास पर लगता है, सब पर नहीं। ये जो तमाम लोगों को घेर के ले जाया जा रहा है और इनके अगेंस्ट ट्रायल के हवाले से बात हो रही है, तो उस पर चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ उमर अता बंदियाल साहब ने ये वाज़े किया है कि ऐसा नहीं है कि एक मखसूस क्लास पे लगेगा। और दूसरा, इस वक्त किस तरह से हवाओं का रुख तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आज जब अदालत में पेशी थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, तो उसी अदालत के अंदर असद उमर की भी पेशी थी। आप लोगों की नज़रों से वो गुजरे होंगे वो विजुअल्स, वो इमेजेस कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इर्द गिर्द एक मजमा था। उस कमरे के अंदर एक मजमा था वो कला का, और उस मजमे के कहीं दूर पीछे असद उमर खड़े थे। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, जो खुद को एक मजबूत चट्टान की तरह साबित करने की कोशिश में भरपूर तरीके से नाकाम हुए। उनकी आंखें छलक गईं कि अपने लीडर के साथ वो खड़े नहीं हो सकते। मौजूदा जो वक्त है उसमें जो ज़बरदस्ती हवाओं को तब्दील किया जा रहा है, उसमें किसी की भीगी हुई आंखें, किसी के छलके हुए आंसू, मलिका बुखारी के आंसू हमें याद हैं, वो रो पड़ी। असद उमर आज जब आमना सामना हुआ तो आंखें उनकी छलक पड़ी। जब उनकी आंखें छलकी तो सलाम के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हाथ मिलाया तो फिर किसी ने सवाल किया कि क्या दूरियां खत्म हो गई। इस पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने अपनी आंखें उठाई और ऊपर देखना शुरू कर दिया। शायद वो भी किसी रंज को, किसी गम को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ ये एक वाकया ही आपको इस पूरे सूरत हाल की अक्कासी कर देगा कि किस कदर हालात गंभीर हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।